ये कहानी है एक खुफिया जंग की। एक ऐसी जंग जिसमें गोलियां नहीं बल्कि नोटों का इस्तेमाल हुआ। एक ऐसा युद्ध जिसने एक देश की पूरी अर्थव्यवस्था को घुटनों पर लाने की कोशिश की और जिसका अंत एक बेहद रहस्यमयी मौत से हुआ। तो तारीख थी 8 नवंबर 2016। अचानक टीवी स्क्रीन्स पर एक ब्रेकिंग न्यूज आती है। प्रधानमंत्री खुद देश को संबोधित कर रहे हैं और उनके कुछ ही शब्दों ने, समझिए, पूरे देश की सांसें थाम ली। ऐलान हुआ कि बस कुछ ही घंटों में रात 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के नोट बस कागज के टुकड़े बनकर रह जाएंगे। और इस एक ऐलान के बाद क्या हुआ हम सब जानते हैं। सड़कों पर, बाजारों में, हर घर में बस एक ही हलचल थी। पहली नजर में तो ये काले धन पर एक सर्जिकल स्ट्राइक लग रहा था, है ना? लेकिन क्या ये सिर्फ एक आर्थिक नीति थी या फिर ये एक ऐसा सोचा समझा हथियार था जिसका निशाना कहीं और था, किसी ऐसे दुश्मन पर जो सरहद के उस पार बैठा था? जानते हैं, इस फैसले का असली भूकंप दिल्ली या मुंबई में नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर दूर पाकिस्तान के कराची शहर में आया था। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने रातों रात एक बहुत बड़े आपराधिक साम्राज्य की जड़ें ही हिला दी। और भारत के इस फैसले के ठीक 26 दिन बाद कराची में एक ऐसी मौत होती है जो लगभग गुमनामी के अंधेरे में खो जाती है। इस पूरी कहानी के सेंटर में है दो भाई, खानी ब्रदर्स, वो चेहरे जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर काले धन और आतंक की पूरी दुनिया पर राज किया। चलिए जरा देखते हैं कि कैसे बना उनका ये शैडो एम्पायर। देखिए, कहानी शुरू होती है 1947 से। बंटवारे के बाद खानी परिवार कराची पहुंचा और फुटपाथ पर करेंसी एक्सचेंज का एक छोटा सा काम शुरू किया। 80 का दशक आते आते उनके दो जुड़वा बेटों जावेद और अल्ताफ ने इस छोटे से बिजनेस को एक कॉरपोरेट पावर हाउस में बदल दिया। उन्होंने हनीफ कालिया के साथ मिलकर बनाई KKI और देखते ही देखते पाकिस्तान के 40% फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पर उनका कब्जा हो गया। देखने में तो ये एक बिल्कुल लेजिटिमेट, शरीफों वाली कंपनी लगती थी, लेकिन पर्दे के पीछे चल रहा था हवाला का पूरा काला खेल। मतलब बिना किसी बैंकिंग सिस्टम के पैसा एक देश से दूसरे देश चुटकियों में, और इसी वजह से वो बन गए अंडरवर्ल्ड के सबसे भरोसेमंद बैंकर। फिर आया साल 1993। मुंबई बम धमाकों के बाद इनकी सीधी साठगांठ हो गई दाऊद इब्राहिम से, और यहीं से जन्म हुआ खानी MLO का। सोचिए, एक ऐसा खुफिया संगठन जो ISI, लश्कर और अल-कायदा जैसे खतरनाक संगठनों के लिए हर साल 14 से 16 अरब डॉलर्स लॉन्डर कर रहा था। दाऊद और ISI के साथ मिलकर खानी ब्रदर्स ने भारत के खिलाफ सिर्फ आतंक का ही नहीं बल्कि एक इकोनॉमिक वॉर, एक आर्थिक युद्ध भी छेड़ दिया। और उनका सबसे बड़ा हथियार था नकली भारतीय नोट। इन्हें कहा जाता था FICN, यानी फेक इंडियन करेंसी नोट। पर ये कोई आम नकली नोट नहीं थे। ये पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर किए गए इकोनॉमिक टेररिज्म का एक बहुत बड़ा टूल थे, जिन्हें खास तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था को अंदर से खोखला करने के लिए बनाया गया था। इन सुपर नोट्स की क्वालिटी इतनी जबरदस्त थी कि इन्हें सिक्योरिटी ग्रेड पेपर पर छापा जाता था, जिसमें असली नोटों की तरह वाटरमार्क और खास सिक्योरिटी फाइबर भी होते थे। मतलब ये इतने सटीक थे कि कई बार बैंक और ATM के सेंसर भी इन्हें पकड़ नहीं पाते थे। 26/11 मुंबई हमले जैसे अनगिनत आतंकी हमलों की फंडिंग इन्हीं नोटों से की गई थी। एक अंदाजा है कि हर साल करीब 2000 करोड़ रुपए के ये नकली नोट दुबई, काठमांडू और ढाका के रास्ते भारत में भेजे जा रहे थे। एक तरफ इन पैसों से आतंक को फंडिंग हो रही थी, तो दूसरी तरफ भारतीय बाजारों में महंगाई बेकाबू हो रही थी। अब तक खानी ब्रदर्स का नेटवर्क मेक्सिको के ड्रग कार्टेल से लेकर हिजबुल्लाह और अल-कायदा तक फैल चुका था। भारत लगातार अमेरिका को इनपुट दे रहा था, और अब दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसियां इस पूरे साम्राज्य को नेस्तनाबूद करने के लिए एक साथ आ चुकी थीं। अमेरिका की DEA यानी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बहुत बड़ा जाल बिछाया। उनके एजेंट ड्रग तस्कर बनकर अल्ताफ के नेटवर्क में घुस गए। कई हफ्तों तक बातचीत चलती रही और फिर उन्होंने अल्ताफ को एक बहुत बड़ी डील का लालच दिया। एक अंडरकवर एजेंट ने स्काइप पर अल्ताफ से कहा, हमारे पास करोड़ों डॉलर का ड्रग मनी है, इसे वाइट करना है। अल्ताफ ने जानते हैं क्या कहा? उसने हंसते हुए जवाब दिया, पैसा चाहे खून से सना हो या कोकीन से, खाने की मशीन से निकलेगा तो एकदम पाक हो जाएगा।
उसे इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि उसकी हर एक बात रिकॉर्ड हो रही थी। अब सारे सबूत पक्के थे। डीईए ने अपनी आखिरी चाल चली। उन्होंने अल्ताफ को एक फेस टू फेस मीटिंग के लिए बुलाया, लेकिन सवाल ये था कि दुनिया के इस सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रर को पकड़ने के लिए सबसे सही जगह कौन सी होगी? जगह तय हुई पनामा और तारीख थी सितंबर 2015। एजेंसियों का प्लान सिर्फ अल्ताफ को पकड़ना नहीं था, बल्कि पूरे के पूरे साम्राज्य को एक साथ दो तरफ से खत्म करना था। पहला हमला था एक फिजिकल ट्रैप और दूसरा हमला अभी बाकी था। जैसे ही मनी लॉन्ड्रिंग का ये बेताज बादशाह पनामा एयरपोर्ट पर उतरा, अमेरिकी एजेंसियों ने उसे चारों तरफ से घेर कर गिरफ्तार कर लिया। उसे सीधा मियामी की जेल में डाल दिया गया। ये एक बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। उसका भाई जावेद अब भी पाकिस्तान में आजाद था और हजारों करोड़ के नकली नोटों के ढेर पर बैठा था। और बस यहीं पर कहानी घूमकर वापस 8 नवंबर 2016 पर आ जाती है। जहां अल्ताफ को डीईए के फिजिकल ट्रैप ने फंसाया, वहीं जावेद को घेरा भारत की नोटबंदी ने। प्रधानमंत्री मोदी के उस एक ऐलान ने जावेद के गोदामों में रखे हजारों करोड़ के नकली नोट एक झटके में रद्दी के कागज में बदल दिए। रातों रात जावेद खानी दिवालिया हो चुका था। दाऊद और आतंकी संगठन उस पर अपना पैसा लौटाने का दबाव बना रहे थे। दूसरी तरफ मियामी की जेल में बंद अल्ताफ आईएसआई के सारे राज उगलने लगा था। अब जावेद पाकिस्तानी डीप स्टेट के लिए एक बोझ बन चुका था, एक ऐसी लायबिलिटी जिसे रास्ते से हटाना जरूरी था। नोटबंदी के ठीक 26 दिन बाद, तारीख थी 4 दिसंबर 2016, खबर आई जावेद खाने की मौत हो गई। ऑफिशियल कहानी ये थी कि जावेद ने एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली, लेकिन इस कहानी में कई झोल थे। पुलिस ने बिना किसी पोस्टमार्टम के केस को सुसाइड बताकर बंद कर दिया, और जिस परिवार का इतना बड़ा साम्राज्य था, उसने इस मौत पर एक शब्द नहीं कहा। पूरी तरह खामोशी। खानी ब्रदर्स का साम्राज्य तो खत्म हो गया, लेकिन एक सवाल आज भी हवा में तैर रहा है। क्या जावेद खानी ने वाकई में खुदकुशी की थी, या फिर वो इतना कुछ जानता था कि उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया?